हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आज की वीडियो में। आज की वीडियो में बात करेंगे जो कि मैं आपको हिंदी पेडागोजी पूछी जाती है उससे रिलेटेड मैंने आपको टॉपिक वाइज एनसीईआरटी से स्टार्ट कर रखे थे, जिसमें हमने चौथे टॉपिक जो कि आपका भाषा अधिगम में व्याकरण की जो भूमिका थी वो हमने स्टार्ट कर दी थी। ओके, तो उसमें मैंने आपको जो बोला था हमने जो एक भाषा व्याकरण के रूप, उद्देश्य और उसके जो कार्य होते हैं वो एक वीडियो में करेंगे और उसकी जो विधियां होती है हम उसके दूसरी वीडियो में करेंगे, यानी कि पार्ट 2 में करेंगे। ओके, तो पार्ट 1 मैंने आपको करवा दिया था उद्देश्य तक। आज हम बात करेंगे उससे आगे वाले उनकी विधियों के बारे में और पूरे चैप्टर से आपके किस प्रकार के क्वेश्चंस आपके एग्जाम में बनते हैं या पूछे जा चुके हैं वो आज की वीडियो में बात करेंगे। ओके, तो इस लेक्चर को आप एंड तक देखते रहिएगा, आपको सारी इंफॉर्मेशन मिल जाएगी। चलिए शुरू करते हैं। तो ये था आज का हमारा टॉपिक जो कि मैंने आपको लास्ट वीडियो में बताया था कि भाषा अधिगम में व्याकरण की भूमिका, जो कि मैंने आपको इसका चैप्टर का नंबर दे रखा था 5। क्यों? क्योंकि चैप्टर 3 को हमने 2 भाग में करा था, तीसरे और चौथे में, इसलिए हमने इसको क्या नाम दिया था, 5वां नंबर। ओके, तो ये अगर आपने लास्ट वीडियो देखी होगी तो मैंने आपको बताया था इसमें भाषा अधिगम के क्या कार्य होते हैं या व्याकरण की जो भूमिका होती है वो क्या होता है, कितने रूप होते हैं व्याकरण के वो, और व्याकरण की क्या भूमिका उद्देश्य होते हैं वो, ये सारी चीजें मैंने आपको लास्ट वीडियो में बता दी थी। और साथ ही साथ में मैंने आपको बोला था यहाँ से आपके जितने भी व्याकरण के यानी कि जो भी टॉपिक्स होते हैं व्याकरण के वो मैं आपको ऑलरेडी पहले करवा चुका हूँ अच्छी तरीके से, ट्रिक्स के माध्यम से भी और बेसिक माध्यम से भी। अगर आपने वीडियोस देखी होंगी तो आपको पता होगा, नहीं तो मैंने चैनल में अलग से व्याकरण की एक प्लेलिस्ट बना रखी है जिसका लिंक मैंने नीचे डिस्क्रिप्शन में भी दे रखा है, वहां जाकर आप उन वीडियोज को भी देख सकते हो। व्याकरण की पूरी जानकारी आपको मिल जाएगी, चाहे वो वर्ण भाषा हो या आपकी वर्ण हो या वर्णमाला हो, आपके कुछ भी हो व्याकरण का, संज्ञा स्वरनाम सब मैंने आपको वहां पढ़ा रखा है। ओके, तो आज हम बात करेंगे इसके सेकेंड पार्ट, व्याकरण शिक्षण विधियां, जो कि प्राथमिक स्तर पर कौन सी होती है और माध्यमिक स्तर पर कौन सी होती है। तो चलिए आज की वीडियो शुरू करते हैं। तो लिख लीजिए आज का पहला टॉपिक कि प्राथमिक स्तर पर व्याकरण शिक्षण की विधि, यानी कि हमारी जो 1 से लेकर 5वीं क्लास तक होती है उनमें कौन कौन सी शिक्षण विधि इस्तेमाल कर सकते हो आप। तो पहला पॉइंट जैसे कि देख रहे हो कि अध्यापक कक्षा में शब्द का शुद्ध उच्चारण करे, उसके लिंग वचन सही हो, अर्थात उनकी मातृभाषा भी हिंदी हो। कहने का तात्पर्य यहाँ पर ये है कि जो भी आपकी क्लास में आपका अध्यापक पढ़ाने के आ रहा है उसकी जो भी भाषा हो एकदम शुद्ध हो कि बच्चा उसी को देखकर, क्योंकि हमें पता है हम अपने बड़ों को आदर्श मान के और उन्हीं की तरह बनना चाहते हैं, तो जो टीचर आपको भाषा सिखा रहा है उसकी भाषा क्या हो, शुद्ध हो, साथ ही साथ में उसका जो लिंग या फिर वचन हो वो बिल्कुल सही हो, मतलब वो जो टीचर हो किस बैकग्राउंड से आता हो, वो मातृभाषा की बैकग्राउंड से आता हो, मतलब उसकी मातृभाषा क्या हो, हिंदी हो। क्योंकि जिस व्यक्ति का यहाँ पर कहने का तात्पर्य यही है कि जो आपको शिक्षक पढ़ाने आ रहा है वो अगर हिंदी मातृभाषा की तरफ से आता है तो उसकी हिंदी क्या होगी, और अच्छी होगी और सटीक होगी, और जितनी अच्छी हिंदी टीचर की होगी उतनी हिंदी वो बच्चों को पढ़ा पाएगा। क्यों? क्योंकि प्राथमिक स्तर आपका ऐसा होता है जहां पर बच्चा क्या करता है, वो किसी भी विधि से नहीं पढ़ता, वो केवल अनुकरण से पढ़ता है, मतलब वो जो सामने टीचर आपको बोल रहा है उसकी वो कॉपी करके सीखता है। क्योंकि इस आपके प्राथमिक स्तर पर बच्चा बहुत छोटा होता है जिसके कारण वो सारी की सारी चीजें क्या करता है, अनुकरण के माध्यम से सीखता है। इसलिए इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा। अगर आपसे पूछा जाए तो प्राथमिक स्तर पर बच्चा व्याकरण कैसे सीखता है, अनुकरण से सीखता है। नेक्स्ट है आपका प्राथमिक स्तर पर आपका विधिवत व्याकरण शिक्षण ना देकर, ध्यान रखिएगा, प्राथमिक स्तर पर कभी भी आपकी जो व्याकरण की शिक्षण होती है वो विधिवत होती है, वो नहीं होती, मतलब पूरी रूल वाइज संज्ञा क्या होता है, स्वरनाम क्या होती है, विशेषण क्या होती है, ऐसे कर कोई भी बुक नहीं होती किसी भी प्रकार की प्राथमिक स्तर पर विधि व्याकरण शिक्षा ना देकर शब्द वाक्य का शुद्ध उच्चारण और प्रयोग सिखाया जाना चाहिए। तो मैंने आपको अभी बताया ना कि बच्चा यहाँ पर सारी चीजें कैसे सीखता है, अनुकरण के माध्यम से सीखता है। इसलिए हमें यहाँ पर किस चीज पर ज्यादा जोर देना चाहिए, शुद्ध उच्चारण पर जोर देना चाहिए। जो भी आप प्रयोग कर रहे हो उसके अनुसार शब्द वाक्य को सही तरीके से बोलकर बच्चे के सामने प्रस्तुत करना चाहिए। ओके, तो यहाँ पर किसी भी प्रकार की कोई अन्य बुक नहीं होती, तो प्राथमिक स्तर पर किसी भी प्रकार का व्याकरण अलग से नहीं दिया जाता, बुक में ही जो आते हैं शब्द उन्हीं को ही बताया जाता है सही तरीके से। व्याकरण की बात भी नहीं होती और लेकिन व्याकरण का ज्ञान बच्चे को मिलता रहता है। ओके, प्राथमिक स्तर पर बस आपको यही ध्यान रखना है कि यहाँ पर कोई भी विधिवत बुक नहीं होती व्याकरण की अलग, बच्चा जो भी सीखता है वो अनुकरण से सीखता है। मेन जो है वो आपका है
प्राथमिक स्तर पर व्याकरण शिक्षण। यहीं पर ही एक विधि की अलग से बुक आती है जो कि व्याकरण सिखाने के लिए बच्चों के लिए काम आती है। जैसे कि पहला पॉइंट देखो बोल रखा है कि कक्षा 2, 3, 4, 5 वो भी जो भी है पश्चात की कक्षाओं में व्याकरण के नियम के लिए जानकारी ना देकर उदाहरण, प्रसंगों और द्वारा तथा या तथ्यों के द्वारा नियम पर बातचीत की जाती है। मतलब यहाँ पर कहने का तात्पर्य यहाँ पर यही है, जो प्राथमिक स्तर की जो क्लासेस होती हैं वहां पर किसी भी प्रकार के व्याकरण के नियम की जानकारी ना देकर उनके बीच में जो उदाहरण आता है, प्रसंग आते हैं, उनके जो तथ्य आते हैं, उन्हीं के नियमों को बच्चों के सामने प्रस्तुत किया जाता है। जैसे कि मैंने आपको लास्ट क्लास में भी बोला था कि बच्चे कैसे सीखते हैं यहाँ पर कि पापा चले गए, मम्मी आ गई, तो वहां स्त्रीलिंग पुल्लिंग का सही इस्तेमाल हो रहा है, बच्चों को उसी उदाहरण के द्वारा समझाते हैं। अलग से स्त्रीलिंग पुल्लिंग का ज्ञान बच्चे को नहीं देते हैं। लेकिन उसके बाद यानी कि माध्यमिक स्तर पर व्याकरण शिक्षण के लिए निम्नलिखित विधियां प्रयोग में लाई जाती हैं। अब कौन कौन सी विधियां प्रयोग में लाई जाती हैं, चलिए उनके बारे में एक बार बात कर लेते हैं। जैसे कि पहली विधि आगमन विधि। अब ये जो आगमन विधि है वो सभी विधियों में बहुत प्रसिद्ध है और सारी सबसे ज्यादा मान्यता दी गई है इसको। क्यों? क्योंकि आगमन विधि व्याकरण शिक्षण हेतु सर्वोत्तम विधि है। अगर आपसे पूछा जाए कि सबसे सर्वश्रेष्ठ विधि व्याकरण के लिए कौन सी है तो वो आगमन विधि है। क्यों? क्योंकि बच्चे को इसमें उदाहरण के द्वारा सब कुछ सिखाया जाता है। यहाँ पर किसी भी प्रकार की रट्टू तोते की तरह नियम बताकर उसको याद नहीं करवाया जाता। यहाँ पर बच्चे को सारी चीजें कैसे बताई जाती है, एज ए एग्जाम्पल के रूप में। जैसे कि मैंने आपको बोला कि मम्मी चली गई और पापा आ गए, तो वहां पर स्त्रीलिंग पुल्लिंग का जो इस्तेमाल हो रहा है वो कैसे हो रहा है, उदाहरण देकर हो रहा है, और वही सबसे अच्छी विधि होती है। अगर आपसे पूछा जाए कि उदाहरण से नियम की ओर जब बच्चे को सिखाया जाता है तो वो कौन सी विधि होती है, तो वो आगमन विधि होती है। ओके, पहले इसमें उदाहरण होता है फिर नियम की तरफ हम जाते हैं। ओके, नेक्स्ट है आपका निगमन विधि। अब ये निगमन विधि जो है नीचे मैंने लिख भी दिया आपके लिए कि निगमन विधि आगमन की बिल्कुल विपरीत है। जैसे कि आगमन विधि में पहले उदाहरण दिया जाता है और फिर नियम की तरफ जाया जाता है, लेकिन निगमन यानी कि नियम, तो निगमन विधि में पहले नियम दिया जाता है और फिर उदाहरण की ओर जाया जाता है। बिल्कुल उसके विपरीत है, जैसे कि मैंने यहाँ पर लिख दिया, विपरीत शिक्षण विधि है। इस विधि में परिभाषा और नियम बताकर फिर उदाहरण दिए जाते हैं। तो यहाँ पर पहले आपको नियम बता दिया जाएगा कि स्त्रीलिंग किसको कहा जाता है, पुल्लिंग किसको कहा जाता है, और फिर बाद में उसके उदाहरण दिए जाएंगे। यानी कि आपको यहाँ पर रट्टू तोते की तरह पढ़ाया जाता है। ओके, तो आपसे पूछा जाए कि उदाहरण से नियम की ओर कौन सी विधि है, तो आगमन विधि है। और अगर आपसे पूछा जाए कि नियम से उदाहरण की ओर तो निगमन, उदाहरण से नियम की ओर तो आगमन। ओके, दोनों चीज को ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट को पॉइंट है आपका थर्ड शिक्षण विधि खेल विधि। ये भी विधि जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट है और काफी बच्चों छोटे के लिए काफी इंपॉर्टेंट है। खेल खेल में सारी चीजें सिखाई जाती हैं। जैसे कि खेल विधि द्वारा व्याकरण शिक्षण, जैसे कि फ्लैश कार्ड, शब्द लड़ी, वाक्य पहेली, केवल स्त्रीलिंग वस्तुओं का चुनाव, केवल पुल्लिंग वस्तुओं का संग्रह करना आदि की सूची बनाना, यह एक रोचक व्याकरण शिक्षण विधि है। क्यों? क्योंकि यहाँ पर सारी की सारी चीजें, जैसे कि एक फ्लैश कार्ड हो गया, फ्लैश कार्ड में अलग अलग प्रकार के वाक्य होते हैं जो कि उनके आधार पर उन चीजों को बताना होता है। जैसे कि सुरेश बहुत अच्छा लड़का है, तो यहाँ पर बहुत क्या हो गया और अच्छा क्या हो गया, अच्छा उसकी विशेषण होगी, और अच्छा बहुत अच्छा क्या होगी कि विशेषण की भी विशेषता बता रहा है वो। ओके, तो ऐसे करके कुछ फ्लैश कार्ड होते हैं, उनकी लड़ियां होती है वाक्यों की। और स्त्रीलिंग पुल्लिंग, जैसे कि यहाँ पर लिख रखा है कि केवल स्त्रीलिंग वस्तुओं का चुनाव या केवल पुल्लिंग वस्तुओं का संग्रह करना। तो बच्चों को खेल खेल में सारी चीजें यहाँ सिखाई जा रही हैं। ओके, अगर ऐसा किया जाता है तो ये कौन सी विधि कहलाती है, आपकी खेल विधि कहलाती है। नेक्स्ट है चौथा संसर्ग विधि। इसमें क्या होता है, तो इस विधि में पक्षकर कहते हैं। अब यहाँ पर कहने का तात्पर्य यहाँ पर यह है कि एक ऐसे व्यक्ति को बुलाया जाता है जो कि उस व्याकरण के लिए, जो चीज आप पढ़ा रहे हो उसके लिए वो क्या हो, एक्सपर्ट हो, और बच्चों की उससे क्या कराई जाती है, बातचीत करी जाती है। जैसे कि भाषा व्याकरण पर पूर्ण अधिकार रखने वाले व्यक्ति को लाकर बच्चों से बातचीत करवाई जाती है। इससे क्या होगा, तो देखो आप सभी को पता है, हम जिससे, जैसे कि फॉर एग्जांपल हम जिस प्रकार के व्यक्ति के साथ रहते हैं उसी प्रकार का हमारा बोलचाल रहन सहन हो जाता है। तो आप किसी अच्छे शिक्षित व्यक्ति के साथ रहोगे तो वहां पर जो उसके गुण होंगे, कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ आप बातचीत में ऐसे शब्द सीख जाओगे, आपको पता भी नहीं चलेगा, और आप उस चीज को धीरे धीरे सीख रहे होते हो। ओके, इसलिए ऐसे व्यक्तियों को बुलाया जाता है जिस पर
व्याकरण का पूर्ण अधिकार हो, पूर्ण उसकी जानकारी हो, और बच्चों को क्या करवाया जाता है, उनसे बातचीत करवाई जाती है, ताकि बात बात में ही बच्चों को नई नई शब्दों की जानकारी, व्याकरण की जानकारी मिलती रहे और बच्चे को कुछ पता भी ना रहे। ओके, तो संसर्ग विधि उसी को ही कहा जाता है, किसी एक्सपर्ट को बुलाकर बच्चों से उसकी बातचीत करवाई जाती है। ओके, और लास्ट है आपका फिफ्थ, सहयोग विधि। अब ये सहयोग विधि आपका उसी प्रकार की विधि है जो कि बुक्स के अंदर उदाहरण निकालकर बच्चों को समझाया जाता है। तो बुक्स में जोन से उदाहरण आ गए तो बुक्स और उदाहरण का सहयोग मिलकर बच्चों को समझाया जाता है, इसलिए इसको सहयोग विधि कहा जाता है। जैसे कि पाठ्य पुस्तक के गद्य और काव्य पाठ पढ़ाते पढ़ाते उसी में, यहाँ पर देखो साफ लिख रखा है कि उसी में व्याकरण के नियमों का इस प्रकार परिचय दिया जाए कि यह लगे ही नहीं कि व्याकरण पढ़ाई जा रही है। जैसे कि मैंने आपको बताया था अभी कि पाठ्य में जब हम पढ़ रहे होते हैं कविता, गद्य या कुछ भी, उसके बीच में जो भी आपके उदाहरण आ जाते हैं तो उसी उदाहरण का परिचय दिया जाता है, उसी को अच्छी तरीके से वार्तालाप करके समझाया जाता है, जो कि पाठ्य पुस्तक की मदद लेकर व्याकरण सिखाया जा रहा है। तो दोनों के संयोग से सिखाया जा रहा है ना, इसलिए इसको संयोग विधि कहा जाता है। ओके, तो ये 5 प्रकार की विधियां थी जो कि आपके माध्यम स्तर पर यानी कि 6ठी से आगे वाली क्लास में इस्तेमाल की जाती हैं। तो आपको पता चल गया, प्राथमिक में तो ज्यादातर कुछ नहीं होता, जोन सी बुक्स आती है उसी को उदाहरण द्वारा समझा दिया जाता है, कोई भी प्रकार की अलग बुक नहीं होती। वहां पर सारी चीजें कैसे होता है, अनुकरण के माध्यम से होता है, कॉपी करके सब बच्चा सीखता है। लेकिन माध्यमिक स्तर पर कुछ ये विधियों के द्वारा बच्चों को हम सिखा सकते हैं। ओके, तो ये हो गया आज का हमारा पूरे का पूरा चैप्टर, भाषा अधिगम में व्याकरण की भूमिका कंप्लीट हो गया। चलिए अब यहां से क्वेश्चंस किस प्रकार के पूछे जाते हैं, इन क्वेश्चंस को लगा के देखिए ताकि आपकी प्रैक्टिस अच्छी हो सके। तो आज का पहला क्वेश्चन क्या बोल रखा है कि उच्च प्राथमिक स्तर पर व्याकरण शिक्षण की उपयुक्त प्रणाली है। तो ध्यान रखिएगा यहाँ पर क्या बोल रखा है, उच्च प्राथमिक स्तर पर। तो कौन सी प्रणाली होती है आपकी उच्च प्राथमिक स्तर पर, पाठ्य पुस्तक प्रणाली, समन्वय प्रणाली, भाषा संग्रह प्रणाली, या प्राथमिक स्तर पर उपयुक्त, और नेक्स्ट है आपका आगमन निगमन प्रणाली। तो ध्यान रखिएगा थर्ड ऑप्शन तो यहाँ पर यही हट जाता है कि प्राथमिक स्तर पर उपयुक्त लिखा हुआ है यहाँ पर। ओके, तो इसका सही आंसर उच्च प्राथमिक स्तर पर ऑप्शन नंबर फर्स्ट इसका बिल्कुल सही आंसर होगा, क्योंकि मैंने आपको बताया था उच्च प्राथमिक स्तर पर आपको व्याकरण जो सिखाया जाता है वो आपके पुस्तक के माध्यम से सिखाया जाता है, रूल एंड रेगुलेशन के साथ। तो इसलिए क्या होगा, इसका पाठ्य पुस्तक प्रणाली होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्याकरण शिक्षण पाठ के प्रकार होते हैं। तो व्याकरण शिक्षण पाठ के कितने प्रकार होते हैं वो आपसे पूछा गया है, कौन सा प्रकार है इसमें से, पहला औपचारिक व्याकरण पाठ, दूसरा व्यवहारिक व्याकरण या अनौपचारिक व्याकरण, तीसरा प्रासंगिक व्याकरण, और लास्ट में उपयुक्त सभी। तो मैंने आपको बताया था व्याकरण के 3 प्रकार होते हैं और ये तीनों के तीनों व्याकरण के प्रकार है आपके, औपचारिक, अनौपचारिक, जिसे आप व्यवहारिक व्याकरण भी कहते हैं, और प्रासंगिक व्याकरण। तीनों में क्या डिफरेंस था, तीनों मैंने आपको लास्ट वीडियो में अच्छे से एक्सप्लेन करा था। तो ऑप्शन नंबर 4 इसका बिल्कुल सही आंसर होगा, उपयुक्त सभी। नेक्स्ट क्वेश्चन, आदर्श हिंदी शिक्षक के लिए आवश्यक है। तो एक आदर्श हिंदी शिक्षक जो होता है उसके लिए क्या आवश्यक है, पहला व्याकरण का ज्ञान होना, दूसरा हिंदी साहित्य का ज्ञान होना, तीसरा शुद्ध उच्चारण करना, और लास्ट में उपयुक्त सभी। तो देखने से पता लगता है आपके जो हिंदी का शिक्षक होना चाहिए उसके आदर्श रूप के लिए आपको इन तीनों का गुण होना चाहिए उसके अंदर, उसको व्याकरण का भी ज्ञान होना चाहिए, उसके हिंदी साहित्य का भी ज्ञान होना चाहिए, और जो बोलता है उसका उच्चारण भी बिल्कुल शुद्ध होना चाहिए। तो ऑप्शन नंबर 4 इसका बिल्कुल सही आंसर था, उपयुक्त सभी। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्याकरण भाषा का व्यवहारिक विश्लेषण, यह परिभाषा दी थी। तो व्याकरण भाषा की व्यवहारिक विश्लेषण है, यह परिभाषा किसने दी थी, मैंने आपको 2 आपके मनोविज्ञान का बारे में बताया भी था, पतंजलि, डॉक्टर स्वीट, या फिर आपका करुणपति त्रिपाठी या सीताराम चतुर्वेदी। तो मैंने आपको ये क्वेश्चन बताया था कि आपका व्यवहार में व्याकरणी किसने बताया था, वो आपके डॉक्टर स्वीट ने बताया था। तो ऑप्शन नंबर 2 इसका बिल्कुल सही आंसर था आपका। नेक्स्ट क्वेश्चन, लेखन और उच्चारण के लिए अनुकरण विधि उपयोगी है। तो लेखन और उच्चारण के लिए अनुकरण विधि जो होती है वो उपयोगी कहां पर होती है, आपके प्रारंभिक स्तर पर, माध्यमिक स्तर पर, उच्च स्तर पर, या सभी स्तरों पर। तो मैंने आपको बताया था लेखन की शक्ति जो आपकी स्टार्ट होती है वो आपके शुरू से ही स्टार्ट होती है। ओके, तो ऑप्शन नंबर 1 इसका बिल्कुल सही आंसर होगा आपका प्रारंभिक स्तर पर। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो कि अनुकरण विधि के द्वारा अपनाई जाती है। तो ऑप्शन 1 इसका बिल्कुल सही आंसर था। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्याकरण अनुवाद विधि को किस नाम से भी जाना जाता है। तो व्याकरण अनुवाद को एक और नाम से जाना जाता है, उसका क्या नाम है, तो पहला ध्वन्यात्मक विधि, अप्रत्यक्ष विधि। तो बिल्कुल सही आंसर ऑप्शन नंबर 2 ही होगा, क्योंकि व्याकरण अनुवाद विधि जब आया था मैंने आपको विधियों में बताया था उसको अप्रत्यक्ष विधि के नाम से भी जाना जाता है। तो ऑप्शन नंबर 2 इसका सही आंसर था आपका।
नेक्स्ट क्वेश्चन, व्याकरण शिक्षण के संदर्भ में कौन सा कथन सही है? तो आपके व्याकरण शिक्षण के संदर्भ में इसमें से कौन सा कथन सही है वो पूछ रखा है। तो पहला बोल रखा है व्याकरण शिक्षण के लिए समय सारणी में अलग से काव्यांश यानी कि क्लास की व्यवस्था होनी चाहिए, यानी कि व्याकरण के लिए अलग क्लास की व्यवस्था करने के लिए कही जा रही है। दूसरा, भाषा प्रयोग की अपेक्षा भाषा नियमों पे ही महत्व देना चाहिए, यानी कि भाषा प्रयोग करने से ज्यादा भाषाओं के जो नियम होते हैं उनको बच्चों को सीखने के लिए महत्व देना चाहिए। तीसरा, बच्चे परिवेश में उपलब्ध भाषा प्रयोग के आधार पर स्वयं भाषा के नियम बनाने की क्षमता रखते हैं। और लास्ट में व्याकरण शिक्षण अत्यंत आवश्यक है। तो ऑप्शन नंबर थर्ड इसका बिल्कुल सही आंसर होगा आपका। जो बच्चे के परिवेश में उपलब्ध भाषा है, चाहे वो हिंदी परिवार की हो, इंग्लिश परिवार को, तेलुगु, तमिल, मराठी कुछ भी हो, उसके जो आपके परिवेश में जो भाषा होती है वो स्वयं की भाषा उसके अनुसार अपने नियम बनाने की व्यवस्था भी कर लेता है। मतलब किस अनुसार से आपने देखा होगा, जो आपकी धीरे धीरे जो शुद्ध हिंदी थी वो धीरे धीरे आपकी खड़ी बोली में बदल गई, मतलब वो मिक्स हो गई है। आप कई शब्द ऐसे होते हैं जो हिंदी के आपको इंग्लिश में पता होते हैं लेकिन उसका हिंदी मतलब नहीं पता होता है। तो किस लिए कर रहा है वो, आपने उसके परिवेश में आपकी जो भाषा थी उसके अनुसार आपने उसमें नियम में फेरबदल कर लिया था, उसमें ये प्रकार की क्षमता होती है। तो ऑप्शन नंबर थर्ड इसका बिल्कुल सही आंसर था आपका। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस विधि में व्याकरण का सैद्धांतिक आपका ज्ञान ना देकर व्यवहारिक पक्ष पर अधिक बल दिया जाता है? तो कौन सा है आपका? आगमन विधि, निगमन विधि, आगमन निगमन विधि या भाषा संश्लेषण विधि? तो ध्यान रखिएगा, जो भाषा संश्लेषण विधि होती है उसके अंदर आपके सैद्धांतिक ज्ञान के ऊपर ना ध्यान देकर आपके व्यवहारिक पक्ष के ऊपर ध्यान दिया जाता है। पर आपको उसमें क्या करा जाता है, आपके व्यवहार में सारी चीजें लाई जाती हैं। तो ऑप्शन नंबर फोर्थ इसका बिल्कुल सही आंसर था। नेक्स्ट क्वेश्चन, उच्च प्राथमिक स्तर पर व्याकरण शिक्षण का कौन सा तरीका सर्वाधिक प्रभावी है? तो उच्च प्राथमिक स्तर पर बोल रखा है, इसमें ध्यान रखिएगा। पहला बोल रखा है व्याकरणिक बिंदुओं पर कार्यपत्र यानी कि वर्कशीट तैयार करके बच्चों को देना। दूसरा, बच्चों की भाषा प्रयोगशाला में व्याकरणिक आपकी कटौतियों का अभ्यास करना, यानी कि जो आपके उसमें जो गलतियां करता है उसकी आपकी अभ्यास करना। तीसरा, व्याकरण के बिंदुओं पर एक एक करके चर्चा करना। और चौथा, पढ़ाए जा रहे पाठ के संदर्भ में आए किसी व्याकरणिक बिंदुओं को स्पष्ट करना। तो ऑप्शन नंबर फोर्थ इसका बिल्कुल सही आंसर होगा आपका। और ये आपका किसका उदाहरण है? प्रासंगिक व्याकरण का उदाहरण है कि आपके चैप्टर में जब पढ़ाया जा रहा है तो उसमें कोई व्याकरण या अलंकार या कोई आपका पर्यायवाची शब्द आया है तो उसको अच्छे से एक्सप्लेन करना। तो ऑप्शन नंबर फोर्थ इसका बिल्कुल सही आंसर था आपका। नेक्स्ट क्वेश्चन, मंदिरा पहली कक्षा या पाली हो गया, हल्का सा मिसप्रिंट कोई बात नहीं, पहली कक्षा में पढ़ती है। वह मुझे आम बहुत अच्छा लगता है, मैं थक गई आदि वाक्यों का प्रयोग करती है। तो मंदिरा किस प्रकार के वाक्यों का ज्यादा इस्तेमाल कर रही है? पहला, केवल स्वरनाम का ही प्रयोग जानती है। दूसरा, केवल लिंग की दृष्टि से ही स्वरनाम का समुचित प्रयोग करना जानती है। तीसरा, केवल मैं वाले वाक्य ही बोल सकती है। चौथा, लिंग, वचन, क्रिया आदि की दृष्टि से स्वरनाम का प्रयोग करना जानती है। तो यहाँ पर देखो क्या कर रही है, वो बार बार आपको क्या बोल रही है, मुझे आम बहुत अच्छा लगता है और मैं थक गई। तो यहाँ पर वो किस प्रकार की चीजों का इस्तेमाल कर रही है? लिंग का भी इस्तेमाल कर रही है, मैं थक गई। यहाँ पर क्या है? पुल्लिंग है। और वो मंदिरा क्या है? आपकी महिला ही है। तो ऑप्शन नंबर फोर्थ इसका बिल्कुल सही आंसर होगा आपका। लिंग, वचन, क्रिया आदि की दृष्टि से स्वरनाम का प्रयोग करना जानती है वो। तो ऑप्शन नंबर फोर्थ इसका बिल्कुल सही आंसर था आपका। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्राथमिक स्तर पर एक अध्यापिका संज्ञा पढ़ाते समय पहले संज्ञा की परिभाषा बताती है, उसके बाद उससे संबंधित उदाहरण समझाती है। अध्यापिका व्याकरण शिक्षण की कौन सी विधि अपनाती है? तो आपको क्या कर रही है, पहले वो संज्ञा की आपको अच्छे तरीके से परिभाषाएं बताई और फिर उसने उसका उदाहरण बताया। तो मैंने आपको बताया है पहले आपकी परिभाषाएं बताई जाए और फिर उसका उदाहरण दिया जाए तो वो निगमन विधि का उदाहरण होता है। तो ऑप्शन नंबर थर्ड इसका बिल्कुल सही आंसर है। अगर पहले उदाहरण और फिर नियम बताया जाए तो वो आगमन विधि होती है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान रखिएगा इस क्वेश्चन को। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्याकरण की समझ को संदर्भ प्रश्नों के माध्यम से आंकना। तो आपके व्याकरण जो समझ होती है उसके संदर्भ जो प्रश्न होते हैं उससे आंकना क्या होता है? पूर्णतः असंभव है, बिल्कुल अनुचित है, आंशिक रूप से उचित है या पूर्णतः उचित है। तो ऑप्शन नंबर फोर्थ इसका बिल्कुल सही आंसर है। जो संदर्भ प्रश्न होते हैं उसी के माध्यम से आपका जांचना कि किस प्रकार से बच्चों को आती है, किस प्रकार से नहीं आती है, वो सारे के सारे आपके एक्सप्लेन और अभ्यास के द्वारा करवाया जाता है। तो ऑप्शन नंबर फोर्थ का बिल्कुल सही आंसर था आपका। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, व्याकरण शिक्षण के संदर्भ में आपका बल किस बिंदु पर होगा? तो व्याकरण शिक्षण के संदर्भ में आपका बल किस बिंदु पर होगा?
पहला, व्याकरणिक कटौतियों की पहचान करना। दूसरा, व्याकरण नियमों को कंठस्थ करने पर। तीसरा, व्याकरण के व्यवहारिक पक्ष पर। और चौथा, व्याकरण के नियम की सैद्धांतिक विवेचना पर। तो आपको मैंने पहले भी बताया है, जो आपके व्यवहारिक पक्ष होता है उसी के अनुसार नापना चाहिए व्याकरण को। तो ऑप्शन नंबर 3 इसका बिल्कुल सही आंसर है। क्यों? क्योंकि बच्चे के व्यवहार में लाना आपका बच्चों को नियम सिखाने से ज्यादा अच्छा है और ज्यादा महत्व देना भी चाहिए। तो ऑप्शन नंबर 3 इसका बिल्कुल सही आंसर है। तो ये थी दोस्तों आज की हमारी पूरी की पूरी वीडियो, आपके व्याकरण शिक्षण की भूमिका और उसके रिलेटेड आपके जितने इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस पूछे जा सकते थे वो मैंने आपको कुछ प्रैक्टिस करने के लिए दिवा दिए। ओके, अब मुझे नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर लिख के बताइएगा कि टोटल क्वेश्चंस में से आपको कितना समझ में आया और कितने क्वेश्चंस आपके बिल्कुल सही हुए। और साथ ही साथ में अगर आप तक आपने हमारा टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन नहीं करा है तो जल्दी से ज्वाइन कर लीजिए, क्योंकि आने वाले दिनों में आपको सारी चीजें वहीं से ही अपडेट मिलेंगी कि कौन सी पीडीएफ रेडी हो गई है और कौन सी पीडीएफ रेडी नहीं हुई। और साथ ही साथ में जब भी हम YouTube पे लाइव आते हैं तो वहां पर आपको नोटिफिकेशन देकर बता दिया जाता है कि हम लाइव आ चुके हैं, आप अपनी क्लास अटेंड कर सकते हो। तो जिसको आप ज्वाइन करने के लिए बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट है, क्या कर सकते हो, नीचे मैंने आपको डिस्क्रिप्शन में एक लिंक दे रखा है, उस पर क्लिक करके जा सकते हो। नहीं तो कई बार वो लिंक काम नहीं करता है तो प्ले स्टोर में जाकर आप टेलीग्राम ग्रुप का ऐप डाउनलोड कर लो टेलीग्राम, और उस पर सर्च बार में जाकर सर्च मारो बिना स्पेस दिए DK गुप्ता। जैसे आप सर्च करोगे वैसे ही आपको हमारा चैनल मिल जाएगा और उस वहीं पर ही जाकर उसको ज्वाइन कर लीजिए। और ज्वाइन करने के बाद आपको कुछ नहीं करना, बाकी सारा हमारा काम है, हम आपको वहां पर नोटिफिकेशन सारी चीजें अपडेट देते रहेंगे टाइम टू टाइम। ओके, तो ये था आज का कुल मिलाकर हमारी वीडियो और उसके रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस। तो दोस्तों आज की वीडियो में बस इतना ही। और साथ ही साथ में अगर आपने इस वीडियो को अब तक लाइक नहीं करा या आपने दूसरे दोस्तों के साथ शेयर नहीं करा तो जल्दी से कर दो यार, तभी इसी चीज से तो हमारा मोटिवेशन बढ़ता है। ओके, ताकि हम और से अच्छे वीडियो आपको लाते रहें आपके लिए। और साथ ही साथ में अगर आपने इस चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं कर रखा तो जल्दी से सब्सक्राइब कर लीजिए, उसके साथ में जो बेल आइकन होगा उसको भी दबा दीजिएगा ताकि आने वाली वीडियोस का नोटिफिकेशन आपको टाइम टू टाइम मिलती रहे। तो दोस्तों आज की वीडियो में बस इतना ही, आपसे फिर मुलाकात होगी नेक्स्ट वीडियो में। जब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।